आप सभी का ऑनलाइन नर्सिंग सॉल्यूशंस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करते हैं रूमेटिक फीवर के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या कह रही है। इट इज एन इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट इज अफेक्ट टू द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट, जॉइंट, सीएनएस एंड स्किन। कहने का मतलब बीमारी कैसी है, इन्फ्लामेटरी है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, यदि बॉडी अपने ही टिश्यू के प्रति क्या बनाने लग जाए, एंटीबॉडी बनाने लग जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। रोमेटिक फीवर में बेसिकली जो आपकी बॉडी होती है वो क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू के प्रति क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। कौन कौन से ऑर्गन के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके प्रति बनती है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हार्ट, जॉइंट, सीएनएस एंड स्किन के अंदर। तो याद रखिएगा हार्ट, जॉइंट, सीएनएस एंड स्किन के अंदर पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू के प्रति बॉडी में क्या बनने लग जाती है, एंटीबॉडी बनना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो बेसिकली जो आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन ज्यादा प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा हार्ट ज्यादा प्रभावित होता है। और हार्ट के अंदर ही कौन सी लेयर ज्यादा प्रभावित होती है, तो आंसर याद रखिएगा एंडोकार्डियम। देखिएगा तीनों लेयर प्रभावित होती है, लेकिन ज्यादा प्रभावित कौन सी होती है, एंडोकार्डियम ज्यादा प्रभावित होती है। और यदि वाल्व की बात करें तो चारों वाल्व ही क्या होते हैं, चारों वाल्व ही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावित कौन सा होता है, मिट्रल वाल्व ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट की। तो याद रखिएगा ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, इसका क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या होता है, कोज होता है। ये यदि इन्फेक्शन 2 से 6 वीक तक यदि किसी बच्चे में यदि रहता है, तो उस बच्चे को रूमेटिक फीवर होने की क्या रहती है, संभावना रहती। तो याद रखिएगा जो रूमेटिक फीवर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है आपका, ग्रुप ए बीटा हिमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया। अब बात करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अपन बात करते हैं कि जो आपका ग्रुप ए बीटा हिमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है वो 3 प्रकार की प्रोटीन रखता है, एम प्रोटीन, टी प्रोटीन और आर प्रोटीन। बेसिकली इसके अंदर जो एम प्रोटीन होती है ये वायरुलेंट पार्ट होता है। कहने का मतलब यही प्रोटीन होती है या क्या करती है, डिजीज उत्पन्न करती है। जब ये जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन के प्रति जो बॉडी होती है वो क्या बनाना शुरू करती है, एंटीबॉडी बनाना क्या करती है, शुरू करती है। अब याद रखिएगा जो बैक्टीरिया की एम प्रोटीन है और बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन है किसकी, कनेक्टिव टिश्यू, दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। तो जब एंटीबॉडी एम प्रोटीन पे अटैक करती है तो अनकॉन्शियसली रूप से आपके ग्लाइकोप्रोटीन पे भी क्या करती है, ये अटैक करती है। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन पे अटैक करेगी तो आपका कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये बीमारी बेसिकली किस एज ग्रुप को ज्यादा प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा 5 से 12 साल तक के बच्चों को ये बीमारी ज्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो रूमेटिक फीवर होती है उसको असेस करने के लिए टी डकैत जॉनसन ने क्या दिए हैं, 2 क्राइटेरिया दिया गया है, जिसे अपन मेजर क्राइटेरिया और क्या बोलते हैं, माइनर क्राइटेरिया बोलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉनसन क्राइटेरिया है वो किसके लिए यूज लिया जाता है, तो आंसर याद रखिएगा रूमेटिक फीवर के लिए कौन सा क्राइटेरिया काम में लिया जाता है, जॉनसन क्राइटेरिया। तो जॉनसन ने 2 क्राइटेरिया बताए हैं, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। मेजर के अंदर कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, इरिथमा मार्जिनेटम और कोरिया इंक्लूड किया जाता है। माइनर के अंदर फीवर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में ईएसआर इंक्लूड किया जाता है, प्लस सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी क्या जाती है, इंक्लूड की जाती है। उसके बाद में यदि मरीज के पास प्रीवियसली रूमेटिक फीवर की एपिसोड्स हैं या रूमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है वो भी माइनर में इंक्लूड की जाएगी। आर्थरालजिया भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा और ईसीजी भी पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड इसमें इंक्लूड किया। देखिएगा याद रखिएगा जो न्यू क्राइटेरिया है, न्यू क्राइटेरिया के अंदर ईसीजी को माइनर के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मेजर के अंदर कार्डाइटिस। कार्डाइटिस का मतलब क्या होता है,
कि हार्ट की जो लेयर होती है उनका क्या हो जाना, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो याद रखिएगा हार्ट की जो तीनों लेयर होती हैं उसका क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी एंडोकार्डियम लेयर होती है उसको क्या होता है, ज्यादा प्रभावित करता है। जब एंडोकार्डियम ज्यादा प्रभावित होगी तो मिट्रल वाल्व भी क्या होगा, ज्यादा प्रभावित होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जब ये रूमेटिक फीवर होती है तो हार्ट के अंदर एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को अपन बोलते हैं कोरी कोम्ब मरमर साउंड। क्वेश्चन पूछा जाता है रूमेटिक फीवर वाले मरीज के अंदर कौन सी साउंड देखने को मिलती है हार्ट की, तो याद रखिएगा कोरी कोम्ब मरमर साउंड देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके कारण देखने को मिलती है, तो आंसर है एंडोकार्डाइटिस की वजह से कोरी कोम्ब मरमर साउंड देखने को मिलती है। दूसरा अपन बात करते हैं पोली आर्थराइटिस। पोली का मतलब एक से ज्यादा, आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता। तो याद रखिएगा पोली आर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन साइन होता है, क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइन होता है किसका, रूमेटिक फीवर। याद रखिएगा इसके अंदर मेजर जॉइंट और माइनर जॉइंट ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन मेनली कौन से ज्यादा होते हैं, आपके मेजर जॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब जॉइंट प्रभावित होंगे, अफेक्टेड होंगे, तो क्या साइन देखने को मिलेगा, पेन मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, वार्मनेस मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा, और जो जॉइंट्स के फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो याद रखिएगा पोली आर्थराइटिस आपका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है किसका, रूमेटिक फीवर का। उसके बाद में बात करते हैं सी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स का। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है, आपकी जो बोनी प्रोमिनेंस होती हैं और आपके जो टेंडोन्स होते हैं वहां क्या पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाई जाती हैं। नोड्यूल्स की जो नेचर होती है वो कैसी है, पेनलेस होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या नोडुल्स में पेन होता है, तो आंसर है नहीं होता। इसकी साइट कौन कौन सी होती है, एल्बो होती है, नी होती है, व्रिस्ट होती है, स्पाइन होती है और ऑक्सीपिटल बोन पे ये आपकी सबक्यूटेनियस नोडुल्स प्रेजेंट होंगी। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो साइज होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा पिन हेड से लेके आलमंड शेप की होती है। उसके बाद में डी की बात करते हैं, इरिथमा मार्जिनेटन। कहने का मतलब स्किन के ऊपर रेसेस पाए जाएंगे। ये रेसेस कैसे होंगे, पेनफुल होंगे और नॉन ईचिंग होंगे। कैसे होंगे, पेनफुल होंगे और कैसे होंगे, नॉन ईचिंग होंगे। ये कहाँ, लोकेशन कहाँ होगी, तो याद रखिएगा ट्रंक पे प्रेजेंट होंगे और कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्सट्रीमिटीज पे प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा कि ये फेस पे कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। इसका क्रम पूछा जाता है पहले कहाँ डेवलप होती है, तो याद रखिएगा पहले ट्रंक पे डेवलप होती है और ट्रंक से डेवलप होकर ये किस पे जाती हैं, एक्सट्रीमिटीज की ओर क्या करती हैं, मूव करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं कोरिया की। कोरिया क्या होता है, इनवॉलेंट्री पर्पजलेस मूवमेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है, ये फेस पे, और किस पे प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीमिटीज पे क्या होता है, इनवॉलेंट्री पर्पजलेस मूवमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी गेस्चर डिस्टर्ब हो जाती है और स्पीच क्या हो जाती है, डिस्टर्ब देखने को मिलती है। जो आपकी इनवॉलेंट्री पर्पजलेस मूवमेंट होते हैं वो किसके कारण पाए जाते हैं, किसके अंदर एबनॉर्मलिटी मिलती है, तो याद रखिएगा बेसल गैंग्लिया के अंदर डिस्टरबेंस मिलने के कारण क्या होता है, आपका कोरिया देखने को मिलता है। कोरिया को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं स्टेन वीटस डांस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मैंने बता दिया कि ईसीजी के अंदर जो न्यू क्राइटेरिया है उसके अंदर ईसीजी को इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जब मरीज इनिशियली रूमेटिक फीवर का होता है तो क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा सोर थ्रोट का साइन देखने को मिलता है। उसके बाद में यदि मेजर क्राइटेरिया में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा कार्डाइटिस देखने को मिलेगा। मेजर क्राइटेरिया में लेट क्या देखने को मिलेगा, याद रखिएगा सबक्यूटेनियस नोडुल्स और कोरिया देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, तो याद रखिएगा यदि आपके मेजर क्राइटेरिया 2 हैं तो आपका रूमेटिक फीवर के लिए क्या जाएगा, वो पॉजिटिव जाएगा। जो 5 क्राइटेरिया बताए गए उसमें से यदि कोई भी 2 प्रेजेंट है इसका मतलब रूमेटिक फीवर वहां क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया बताया गया, एक क्राइटेरिया यदि मेजर से हो और 2 क्राइटेरिया किससे हो, माइनर से हो, तो भी आपका क्या होगा, रूमेटिक फीवर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ अपन असेसमेंट करने के लिए क्या क्या डायग्नोसिस करवाते हैं, एएसओ टाइटर करवाते हैं,
दूसरा करवाते हैं थ्रोट स्वाब कल्चर करवाते हैं। उसके बाद में एस्को बॉडी का असेसमेंट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एस्को बॉडी होती है किस कलर की होती है, तो आंसर है आपका व्हाइट कलर। कहाँ पाई जाएगी? हार्ट पे, ब्रेन पे, ब्लड वेसल्स पे और किस पे पाई जाएगी? जॉइंट पे पाई जाएगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले अपन जो ड्रग्स देते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो इसकी होती है वो क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अंदर पेनिसिलिन सबसे पहले प्रोकेन पेनिसिलिन शुरुआत करते हैं इनिशियली। इसकी डोज दी जाती है 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट। रूट दिया जाता है IM और फ्रीक्वेंसी दी जाती है BD। कितने दिनों के लिए दी जाती है? 10 से 14 दिन के लिए अपन क्या देते हैं? प्रोकेन पेनिसिलिन देते हैं। प्रोकेन पेनिसिलिन के बाद में अपन बेंजाथिन पेनिसिलिन देते हैं। ये दो तरीके से देते हैं, सॉरी दो अमाउंट में देते हैं या डोज के अंदर देते हैं। यदि 12 यदि अपन दे रहे हैं तो वो कैसे देंगे? 21 दिन से देंगे। यदि 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे रहे हैं तो वो कितनी देंगे? 15 दिन से देंगे। तरीका वही है, IM देंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? OD देंगे। अब बात आती है कि किसी मरीज को यदि पेनिसिलिन है वो रिएक्ट कर रही है तो अपन उस मरीज को अपन क्या ड्रग्स देंगे? वो देंगे इरिथ्रोमाइसिन देंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं पेनिसिलिन के अलावा अपन क्या क्या और जो ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं वो है आपकी एस्प्रिन और स्टेरॉइड, जो बेसिकली क्या करती है? पेन और इन्फ्लामेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो तीसरी मेडिकेशन देते हैं वो क्या देते हैं? सेडेटिव देते हैं। सेडेटिव में फिनोबार्बिटोल और डाइजिपाम देते हैं। बेसिकली आपके कोरिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। नर्सिंग केयर के अंदर वाइटल साइन मॉनिटर करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट देना है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन देना है, सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देनी है। कोई भी आपका इन्वोजिव प्रोसीजर आपको करना है तो आपको क्या करना है? पहले एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस उसको देना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है यदि कार्डाइटिस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। यदि कार्डाइटिस प्रेजेंट है तो आपको 3 मंथ तक बेड रेस्ट करवाना है। यदि एब्सेंट है तो 2 to 3 वीक तक उसको क्या करना है? बेड रेस्ट करवाना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देते हैं, यदि कार्डाइटिस है उसको सोडियम डाइट नहीं देंगे। यदि उसको कार्डाइटिस नहीं है तो उसको क्या देंगे? नॉर्मल डाइट देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।